Okay, hello everyone. So today we have Navneet and इस अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं काफ़ी महीने से लाइव नहीं जा रहा था और ना ही कोई वीडियो बना रहा था बिकॉज मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में बिजी था एंड समहाउ मेरे से नवनीत ने कांटेक्ट किया एंड ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि वो एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं रोक नहीं पाया और मैंने ये अपना वीडियो दोबारा से बनाने का स्टार्ट किया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जो काम नवनीत जी कर रहे हैं दैट इज समथिंग इतना वो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से मोस्टली एनआरआई इंडिया आ जाते हैं या फिर वो अपना अच्छा खासा वहाँ पर जो चल रहा होता है उसको ऑन साइट को और जो जॉब को छोड़ के इंडिया आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने नवनीत जी के संग एक पॉडकास्ट करने का सोचा एंड आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे पहले तो नवनीत जी के बारे में। वो खुद एक एनआरआई है और पहले तो वो अपने बारे में बताएंगे एंड देन वो बताएंगे कि कैसे वो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एल्डरली केयर का जिसमें वो एनआरआई के पेरेंट्स की केयर करते हैं एंड काफ़ी मेजर सिटीज़ में वो कवर कर रहे हैं एंड इसके बाद कई सारे एनआरआई इतना फील फ्री कर रहे हैं इतने रिलैक्स फ्री कर रहे हैं कि उनका जो डायलेमा था वो एड्रेस हुआ है कि ठीक है हमें अगर हम इंडिया नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। अगर वो डायलेमा में अगर फुल कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली उनको आना चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जो जहाँ पे हैप्पी फील करे, इफ समबडी इज हैप्पी आउटसाइड अब्रॉड प्लीज बी देयर। अगर उनको वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है फॉर मेनी रीजन, वन इज पेरेंट, वन इज अ फैमिली, वन इज अ फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन, एनीथिंग एल्स, तो फिर वो वापस इंडिया आते हैं। तो वो रीजंस उनके अपने हैं लेकिन एटलीस्ट एक बहुत बड़ा जो पेन एरिया है वो नवनीत जी ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। सो नवनीत जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट। या हेमंत जी, थैंक यू सो मच। आपके प्लेटफॉर्म पे मतलब मुझे बात करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी टू हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। या सो सबसे पहले मेरा पहला सवाल, आप पहले अपने बारे में बताइए। आप भी एनआरआई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप खुद एक एनआरआई थे। आप कब गए, क्यों गए और कब वापस आए, वो जर्नी बताइए। श्योर श्योर। सो मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेक्नोलॉजी में रहा है। राइट आफ्टर कॉलेज मैंने माइक्रोसॉफ्ट से अपना करियर स्टार्ट किया और काफ़ी साल इंडिया में काम करने के बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो 2016 में मैं पहली बार एक्चुअली इंडिया से बाहर काम करने गया एंड दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज बेस्ड इन दुबई। तो जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा उबर, ओला, इन सब के बारे में। तो सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ अ सर्विस, देयर वाज अ कंपनी इन बेस्ड इन यूएई जो कि मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ में ये सर्विसेज ऑफ़र करती थी। तो उनका टेक्नोलॉजी जो प्लेटफ़ॉर्म था, बेसिकली उसके लिए उनको टेक्निकल लोगों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड मुझे उसमें एक अच्छा पोटेंशियल दिखा टू ग्रो एंड बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल। तो मैं फिर इंडिया मैं बैंगलोर में था उस समय पे, तो मैं बैंगलोर से फिर यूएई मूव कर गया था। फिर मैं कुछ साल वहाँ रहा, उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी सिंगापुर में मिली एंड एक्चुअली मुझे अपॉर्चुनिटी शुरू में यूके में मिली थी, बट वो सेम कंपनी से मैंने पूछा कि क्या मैं सिंगापुर वाले ऑफिस में ज्वाइन कर सकता हूँ, बिकॉज उनका एक सिंगापुर में भी ऑफिस था। तो मैंने यूके नॉट करते हुए सिंगापुर ऑफिस ज्वाइन किया और फिर मैं कुछ टाइम सिंगापुर में था एंड अप अंटिल आई वुड से कोविड टाइम में बाहर रहा एंड कोविड जैसी शुरू हुआ बेसिकली उसके जस्ट पहले मैं फॉर्चुनेटली इंडिया वापस आ गया था। सो 2020 इज व्हेन आई केम बैक टू इंडिया। ओके, तो आप मेजरली दुबई एंड सिंगापुर दो कंट्री में रहे हैं, करेक्ट? यस यस। तो हुआ क्या कि एक्चुअली जब मैं इन कंपनीज में काम कर रहा था तो इनके इंटरनेशनल ऑफिसेज भी काफ़ी लोकेशंस पे थे। तो जैसे मैं यूएई वाले ऑफिस में था तो उसका एक टीम जो था वो बर्लिन में भी था, जर्मनी। तो मैं जर्मनी भी गया उस दौरान। फिर जो सिंगापुर वाला जो कंपनी था उसके ऑफिस जैसे मैंने बताया मेन उनका एक ऑफिस यूके में था। तो मैं मल्टीपल टाइम्स यूके भी गया, मल्टीपल टाइम्स उनके जो यूरोपियन ऑफिसेज हैं उसमें भी गया और ओवरऑल थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्यू अदर कंपनीज मैं यूएस भी काफ़ी बार जा चुका हूँ। सो ओवरऑल मुझे मतलब मल्टीपल कंट्रीज में
रहने का एज वेल एज विजिट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज अपॉर्चुनिटीज, सो आई एम रियली ग्रेटफुल ग्रेट, फॉर। ग्रेट, ग्रेट। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप वापस क्यों आए या वहाँ रुके क्यों नहीं? हाँ, तो सिंगापुर में क्या था कि जैसे हम लोग को 4 साढ़े 4 साल हो गए थे बाहर रहते-रहते, एंड तब मेरी डॉटर भी मतलब 2 साल के आस-पास हो गई थी। एंड हम लोग जब सोच रहे थे कि क्या हमारे लिए ये एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है सिंगापुर में सेटल होने का, तो हमको बहुत एक क्लियर पाथ नहीं दिख रहा था बेसिकली कि हम लोग यहाँ पे रुकें तो उसका मेजर कारण क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं पहले हैदराबाद में, बैंगलोर में काफ़ी साल काम कर चुका था, तो आई वाज़ अवेयर अबाउट द काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ जो अवेलेबल हैं इन सिटीज़ के अंदर भी। तो व्हेन आई वाज़ थिंकिंग अराउंड दैट टाइम, तो उस समय मेरे पास सिंगापुर से भी एक और कंपनी का ऑफ़र था, और मेरे पास बैंगलोर में भी कंपनीज़ के ऑफ़र थे, और मेरे पास हैदराबाद में भी कंपनीज़ के ऑफ़र थे। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफ़र था मेरे पास में फिर से। तो फाइनली जब हमने ये चीज़ डिस्कस किया, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़े पर्सनल रीज़न्स थे, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म हमें अपनी जो लाइफ़ है वो इंडिया में बिल्ड करनी है। तो फिर मैं 2020 में सिंगापुर से इंडिया वापस आ गया था, हैदराबाद में बेसिकली वापस आया था, और हैदराबाद में आके फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट जॉइन किया था। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एनआरआई वाला पार्ट था। हाँ जी। अब इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि अ, आने के बाद आपने कितने साल जॉब की, और आपने ये जो इनिशिएटिव एल्डरली केयर का, जो पेरेंट्स की केयर का आपने स्टार्ट किया है, वो कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? हम उस क्या आप करते हो उस पे हम बाद में आएंगे। हाँ। दिमाग में कैसे आया? और आपने मेरे ख्याल से जॉब भी छोड़ दी उस चीज़ के लिए, बताइए। हाँ जी। तो देखिए मतलब मैं एक्चुअली एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ जिसमें वी वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो जिस घर में मैं बड़ा बड़ा हुआ हूँ, मेरा बचपन बीता है, इट वाज़ एक्चुअली बिल्ट बाय माय ग्रेट ग्रैंडफ़ादर। तो ओके। मतलब काफ़ी मेरे जो ग्रैंडफ़ादर के ब्रदर्स थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, वो भी घर पे काफ़ी आया-जाया करते थे। तो मेरा शुरू से ही अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे काफ़ी एक अच्छा एक कनेक्ट एस्टैब्लिश रहा है। एंड हमारी फैमिली में जनरली जॉब का ही सिस्टम रहा है, बिज़नेस ज़्यादा लोगों ने किया नहीं है। तो काफ़ी लोग एजुकेशन के बाद में एक्चुअली बाहर भी सेटल्ड हैं। तो जैसे अगर मैं अपने अंकल से आंट्स की बात करूँ, जो कि मेरे ग्रैंडफ़ादर के ब्रदर्स के बेटे या बेटी हैं, तो उनमें से कई लोग हैं जो आज बॉस्टन में या न्यू जर्सी में या कैलिफ़ोर्निया में या नॉर्थ कैरोलिना में, सिएटल में, अलग-अलग जगह पे काफ़ी लोग बेस्ड हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका जो अंडरस्टैंडिंग था वो मुझे ऑलमोस्ट 10-12 साल से धीरे-धीरे बिल्ड हुआ है। कि होता है कि मतलब कई बार एनआरआईज़ के साथ में कि एक पॉइंट के बाद में उनका इस वो एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आते हैं कि इंडिया वापस आएँ आएँ या ना आएँ। कई लोग होते हैं वापस आ भी जाते हैं, कई लोग होते हैं वो फॉर व्हाटएवर रीज़न्स नहीं भी आना चाहते हैं वापस या नहीं आ पाते हैं। तो उस कारण से क्या हो जाता है कि पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा कई बार एक सिचुएशन थोड़ा-सा क्रिएट हो जाता है प्रॉब्लमैटिक कि अगर उनको कुछ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज़ या कुछ अदर सर्विसेज़ चाहिए, तो जो किड्स होते हैं, जो एनआरआई चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए यूएस से या कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, इवन सिंगापुर से चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना? हुँ, ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद में भी फेस किया एक्चुअली। तो जैसे सिंगापुर से मैंने मतलब कुछ अपनी मदर के लिए एक हेल्थ सिचुएशन में कुछ ऑर्गेनाइज़ या कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, तो मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। और एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि क्या है कि अगर आप जैसे इंडिया में हैं और आप का काम नहीं हो रहा है, तो आप उनके यहाँ डायरेक्टली जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनको ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं और लीडरशिप जो भी है उनसे मिल सकते हैं। बट एनआरआईज़ के साथ में ये प्रॉब्लम रहता है कि वो फिज़िकली आप आके तो आप नहीं अपना प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करते हैं। तो उन्हें हुँ, जनरली मीटिंग्स या फ़ोन पे ही करना पड़ता है। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि टाइम ज़ोन का बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है कि भई यूएस में दिन चल रहा है, यहाँ रात चल रही है, यहाँ दिन चल रहा है, वहाँ रात चल रही है। तो वो कौन-सा सही टाइम है जिस समय ये बात हो पाए? तो मैंने भी ये सारी चीज़ें काफ़ी फेस की है पर्सनली भी, और अपनी फैमिली मेंबर्स में भी मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस किया है। तो अ, प्रॉब्लम है इसका अंडरस्टैंडिंग तो मुझे काफ़ी साल से था, बट कितना डीप प्रॉब्लम है एंड इससे कितनी फैमिलीज़ के मेजर डिसीजंस इम्पैक्ट होते हैं, इसका मुझे अंडरस्टैंडिंग लास्ट 2 साल में बिल्ड होना ज़्यादा बेटर हुआ कि
इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, मतलब प्रॉपर्टी से लेके और लीगल मैटर से लेके ट्रैवल मैटर से लेके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिस पे फैमिलीज़ को तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने इस बारे में सोचा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मतलब फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी भी क्यों बने हुए हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा 140-150 करोड़ का कंट्री है। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उन इंडियंस के लिए सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया में ही रह रहे हैं, राइट? चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो। तो अभी आप देखेंगे इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो हाउस रिपेयर्स हो, मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। बट एनआरआईज़ के लिए समहाउ ये जो गैप एग्जिस्ट करता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स किस लेवल पे उस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे हैं। आई थिंक मुझे लगा कि उसमें अभी भी काफ़ी सारे गैप्स हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि उसका एक कारण ये भी है कि अगर कोई खुद एनआरआई नहीं रहा है, उसने वो लाइफ नहीं जी है, तो उसे वो चैलेंजेस समझने का थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होता है। मतलब दे कैन नॉट हम्म, फुली एप्रिशिएट कि यार वहाँ पे रात के एग्जैक्टली। 2 बज रहे हैं या रात के 4 बज रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है। तो यू बी स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिव, बी स्लाइटली मोर अटेंटिव टू द प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें मुझे मतलब रियलाइज़ हुई। तो मैंने कहा यार गैप तो डेफ़िनिटली है यहाँ पे। तो लाइक आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया मैंने कुछ साल जॉब्स किए। मैं काफ़ी स्टार्टअप्स में वगैरह में भी काम किया हूँ। तो इसके पहले इंडिया आके भी मैंने बेसिकली एक स्टार्टअप में काम किया और फिर एक डॉक्यूसाइन एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसमें काम किया। एंड फाइनली मुझे ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि समहाउ ये गैप फिल नहीं हो पा रहा है। तो आई रियलाइज के आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड आई हैव द राइट आई थिंक बैकग्राउंड एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्वेश्चन ऑल्सो कि अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि अब मुझे इमीडिएटली जिसे कहते हैं मंथली सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। आई कैन गो हैड एंड एक्चुअली build something which can benefit the एनआरआई community at large। तो इस विजन के साथ में मैंने लास्ट ईयर अपना जो मैं डॉक्यूसाइन में जॉब कर रहा था, आई वाज पार्ट ऑफ द इंडियन लीडरशिप टीम देयर। तो मैंने वहां से क्विट किया एंड ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करना फिर मैंने शुरू किया। ओके, ग्रेट। तो ये है आपकी जर्नी, कैसे आप बाहर गए, वापस आए, फिर उसके बाद आपने, आई थिंक दिमाग में चलता रहा बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं वो आपको पुश करता रहा कि किसी तरह आप डिसीजन लें, डिसीजन लें। आपने डिसीजन ले लिया कि अब आप फुल टाइम ये अपना इनिशिएटिव लेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, अब आप खुल के बताइए अपने स्टार्टअप के बारे में कि ये आपका स्टार्टअप का नाम क्या है और कितने सिटीज में है, मतलब, और आप करते क्या हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि मैं अगर आजकल के सिनेरियो की बात करूँ तो जनरली लोगों को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो पहले वो गूगल पे जाते थे। आजकल वो गूगल के साथ में चैट जीपीटी या जेमिनी सॉर्ट ऑफ टूल्स में भी चले जाते हैं, राइट? एंड वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है, राइट? बट हम्म, इंडिया में आई थिंक एक बड़ा इशू ये है कि इन्फॉर्मेशन अकेले से एक्चुअली आपका काम बनता नहीं है। यू वांट सर्टेन हैंड होल्डिंग, पर्टिकुलरली अगर आप एनआरआई हैं कि आपने आपका एक काम है, आपका वो काम होना है, तो आपको कोई एक हैंड होल्ड करता रहे ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस लाइफ साइकिल। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको दो वर्ड जोड़ के ये बनाया है। एक वर्ड है सर्विस, कि आपको सर्विस रिक्वायरमेंट है एंड यू वांट टू गेट इट डन, सो जीटीडी। तो इस दोनों चीजों को हमने जोड़ के सर्विस जीटीडी करके हमने नाम रखा हुआ है। सर्विस जीटीडी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो फाइन। तो बेसिकली मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने रियलाइज़ की कि एक जर्नी अगर हम सर्विस की जर्नी करें तो उसको हम 3 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि आप डिस्कवरी और इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आपको क्या सर्विस चाहिए, कहाँ से आप वो सर्विस लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि यही सर्विस प्रोवाइडर मेरे लिए ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चंस होते हैं ये डिस्कवरी फेज़ में हम लोग कवर करते हैं। फिर होता है एक बुकिंग फेज़ जहाँ पे आपको बेसिकली एक प्राइस अलाइनमेंट है, आपका आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में भी कई जो सर्विसेज़ हैं वो वन टाइम पेमेंट होते हैं, कई जो सर्विसेज़ होते हैं वो रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सो यू वांट टू स्टार्ट विद शॉर्ट ड्यूरेशन सर्विस कि मैं 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए पहले सर्विस लेके देखूँ। हाँ जी। मैं मैं पहले आपसे चाहूंगा, पहले आप ये बताएं कि आप अपने स्टार्टअप में कर क्या रहे हैं, अच्छा, मतलब ठीक है। एक्सप्लेन करें, बाद में हम लोग उसके मॉडल और उस पर आएंगे। बिल्कुल। मतलब आप कैसे
एनआरआई के पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, करते क्या है उसमें, ठीक, ठीक, ठीक। सर्विस क्या है? ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि मतलब एनआरआईज़ के साथ में एक पॉइंट के बाद ये प्रॉब्लम आने लगती है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो दे आर एजिंग इन इंडिया, है ना? ठीक। और एज के साथ में अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ डिक्लाइन इश्यूज़ आते ही हैं और आप बाहर जहाँ भी रह रहे हैं, तो वहाँ से यू कैन फ़ील कि कुछ एक प्रॉब्लम चल रहा है, यू नीड सम सर्विसेज़ बट आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे वो सर्विस हम लोग अवेल करें। तो हमने ये बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि एनीबॉडी हू हैव पेरेंट्स इन इंडिया एंड उनके पेरेंट्स को हेल्थ या एजिंग रिलेटेड कोई भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है इन द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम। तो इसके ऊपर हमारा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हमने लास्ट ईयर से बिल्ड किया है, राइट? एंड अगर मैं मेजर सर्विसेज की बात करूं जो लोग जनरली हमसे सर्विसेज लेते हैं, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो कई बार क्या होता है कि बहुत मेजर डिक्लाइन या मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो उस केस में तो लोगों को चाहिए कि भाई मतलब कोई नर्स मेरे फादर या मदर जो भी हैं उनके साथ में फुल टाइम रहे। कई बार होता है कि जो एल्डर्स होते हैं वो फुली इंडिपेंडेंट भी नहीं है और फुली डिपेंडेंट भी नहीं है, वो सेमी इंडिपेंडेंट है। उन्हें ज़रूरत तो है लेकिन ऐसा कोई मेजर मेडिकल इश्यू नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग फिर उनको कंपेनियन या केयर टेकर सॉर्ट ऑफ सर्विसेज रिकमेंड करते हैं। जहाँ पे वो लोग लार्जली इंडिपेंडेंट हैं बट उनको हाउसहोल्ड मैनेज करने के लिए थोड़ी-सी असिस्टेंस चाहिए, तो वहाँ पे हम उनको हेल्पर एंड कंपेनियन सर्विसेज बेसिकली मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोगों का एक रिकमेंडेशन प्रोसेस होता है, राइट? तो उस बेसिस पे हम लोग जब फैमिली आती है अपनी या कोई भी फैमिली मेंबर आता है वो बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है एंड मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसको वहाँ से लेके गाइड करने से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कि आपकी ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए ये सर्विसेज रेलिवेंट हैं, उस रिकमेंडेशन से लेके और एंड टू एंड जब तक कोई सर्विस डिप्लॉय नहीं हो जाता, आप फैमिली आपकी सेटल नहीं हो जाती, हमारा एंगेजमेंट टोटल रहता है। तो इसके लिए हम लोग अपने आप को एक मैनेज्ड एल्डर केयर प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ओके, तो मैं आपकी बात जो समझाऊं कि अगर कोई एनआरआई सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद आपका फिर कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप उसकी पूरी बात सुनोगे बिल्कुल, कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या चाहिए, एंड देन उसके बाद आपका सेकंड स्टेज, आप प्लान उनको बताओगे कि आपको ये वाला प्लान चाहिए बेसिकली, एंड देन फिर आप उसको अकॉर्डिंगली चार्ज करोगे। तो ये आपका एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, करेक्ट है? बिल्कुल, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारा रिकमेंडेशन रहता है ना? ठीक। तो और अब इस हाँ, बताइए। हाँ, तो अब अगला सवाल ये है कि इसमें मैंने जो आपकी बात से समझा कि किसी किसी को डेली नर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि पर्टिकुलर कोई एक बीमारी है जो चली रही है, जिसमें एक डेली नर्स दिन के टाइम या 24 घंटे वैसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। किसी किसी को केवल महीने में 3-4 दिन की, बाकी दिन वो पेरेंट्स ठीक है, तो बिल्कुल, उनको कोई रिक्वायरमेंट में नहीं, बस 3-4 दिन उनको बुखार आ गया या कोई और दिक्कत हो गई तो उतनी 3-4 दिन की केयर चाहिए। या ये भी हो सकता है कि वो वैसे हेल्थ वाइज ठीक है, लेकिन उनको एक कोई केयर टेकर चाहिए जो उनके पूरे दिन के काम होता है कि ये बुकिंग कर दो, ये बिल भर दो, बिल्कुल, ये एक झाड़ू पोछा कर दो, या फिर क्या नाम है 100 काम होते हैं कि क्या नाम है ये अपनी सोसाइटी के अंदर जिसमें वो रहते हैं, उसमें बहुत सारे उनके खुद के काम होते हैं, प्लम्बर है, ये है, वो है। तो इस तरीके का भी कोई उन्हें हेल्प चाहिए जो उन्हें वहां पे शायद वो उनका बेटा या बेटी उनके पास होता, तो वो बिल्कुल, उनके काम कर रहा होता, जरूरी नहीं है कि वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो वो भी आप कवर करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें आई थिंक जैसे आपने बताया कि अलग-अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं फैमिलीज़ के साथ में और उस हिसाब से उनको अलग-अलग सर्विसेज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमने जो लास्ट ईयर हमारा एफर्ट था वो यही था कि हम पहले अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में कौन-सी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, कौन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी के बेसिस पे हमने पूरा अपना एक नेटवर्क तैयार किया है ना? एंड जिस फैमिली को फुल टाइम केयर चाहिए, हम उनको फुल टाइम केयर सॉल्यूशंस रिकमेंड करते हैं। जिस फैमिली को पार्ट टाइम या ओकेजनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, हम उनको उस तरीके से रिकमेंड करते हैं। सो इट इज़ एज़ कस्टमाइज़ेबल एज़ द फैमिली वांट्स इट टू बी बेसिकली। ओके, अब मेरा अगला सवाल है इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, एक तो नॉर्मल है जिसमें बंदा आया, उसने हेल्प की, चला गया। अब रात के 2 बजे एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उसका क्या मॉडल है?
हाँ जी। तो क्या है कि मतलब इसमें मैं ये कहूँगा कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही मतलब आपके पास में एक प्लान हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो मैं इसको इस तरीके से हैंडल करूँगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने पूरे इंडिया में सर्वेस किए, रिसर्च किए, ऑनलाइन वेरिफिकेशंस, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशंस करके हमने पार्टनर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि अपनी सर्विसेज को इस तरीके से उन्होंने प्लान स्ट्रक्चर किया है कि दे कवर योर डे टू डे असिस्टेंस ऑल द वे अप टू इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन एज वेल। है ना, कि कोई इमरजेंसी भी हो जाती है। तो क्योंकि ओल्ड एज एक ऐसी सिचुएशन है, पर्टिकुलरली आफ्टर लेट्स से 75 80, मतलब यू नेवर नो कि कब कैसे कहाँ प्रॉब्लम आ जाए। तो बेटर ये है कि आपके पास में एक ऑलरेडी एक प्रोएक्टिव इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन प्लान हो कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम आ गई उसके बाद आप फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है, कौन डॉक्टर, कौन हॉस्पिटल, कौन ये स्पेशलिटी देख सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आप बाद में ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो मतलब इट इज़ डेफिनिटली नॉट नॉट रिकमेंडेड। एंड दूसरा चीज़ क्या होता है कि काफ़ी सारी जो हेल्थ कंडीशंस होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर का। तो जितना जल्दी आप चीज़ों को मैनेज करके और एड्रेस करके और सही डॉक्टर और सही फैसिलिटी पे पहुंच जाएंगे, उतने आपके चांसेस होते हैं कि यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन एक्चुअली रिकवर बेटर। पर्टिकुलरली हार्ट हेल्थ केसेस में या स्ट्रोक केसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में एक टाइमली रिस्पॉन्स सिस्टम मैनेज हो। तो उसके लिए व्हाट वी ऑफर इज समथिंग कॉल्ड एज अ केयर कंसीयज प्लान्स। तो केयर कंसीयज प्लान में वेरी बेसिक प्लान्स भी होते हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स भी होते हैं। बेसिक प्लान्स में बेसिकली अगर आपको डे टू डे ऑकेजनल असिस्टेंस की ज़रूरत है कि कहीं टेम्पल जाना है, कि कोई बिल भरना है, कि कुछ हाउस रिपेयर्स है, तो ये बेसिक असिस्टेंस में आ गया। और कॉम्प्रिहेंसिव में बेसिकली उसमें आपका एक सोशल एंगेजमेंट से लेके इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन से लेके ऑनलाइन असिस्टेंस से लेके आपको मल्टीपल सर्विसेज एक पैकेज की तरह बेसिकली ऑफर की जाती हैं। तो आई बेसिकली डिस्क्राइब दैट प्लान एज समथिंग के एक एज होती है, उसके बाद में अगर आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्लान फॉर पीपल हु कांट बाय इंश्योरेंस, बट दे स्टिल नीड दैट एश्योरेंस कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई हैव द राइट पीपल टू एड्रेस माई सिचुएशन बेसिकली। तो इसी को हम लोग केयर कंसीयज प्लान्स बोलते हैं, जो हमारे आई थिंक ऑलमोस्ट 50 to 60 70 सिटीज में आई थिंक मे बी अवेलेबल हैं। एंड काफ़ी कस्टमर जिनको हमने ये प्लान अवेलेबल कराए हैं, दे वर नॉट इवन अवेयर कि ऐसा कुछ भी इंडिया में पॉसिबल हो सकता था। तो दे फील वेरी एश्योर्ड आफ्टर टेकिंग दीज प्लान्स। ओके, मेरा क्वेश्चन अब ये है, हाँ जी। एक तो होता है इंश्योरेंस प्लान, वो तो हॉस्पिटल के बिल्स को टेक केयर करता है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है हाँ आपके जी, वाली सर्विसेज से, हाँ जी। क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो वाला पार्ट आप कवर कर रहे होगे कि हॉस्पिटल के बिल्स जो एड्रेस करेगा, करेक्ट? नहीं, नहीं, वो चीज़ हम लोग कवर नहीं करते, वो तो बेसिकली इंश्योरेंस वाला पार्ट है ना? मैं वो करेक्ट। कह रहा था कि कई बार क्या होता है कि एज होती है, उसके बियॉन्ड आप इंश्योरेंस ले ही नहीं सकते। मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री उस तरीके से काम करती है कि 60-65 के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए एक इंश्योरेंस लेना। तो ठीक है, मतलब आपको एक एश्योरेंस चाहिए, एक सेकंड लेवल, एक आपको एक अल्टरनेटिव प्लान चाहिए कि अब ठीक है, मेरी मदर की एज 40 85 हो गई है या 90 हो गई है या जो कुछ भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ वो गिर गए हैं या कुछ मेडिकल इश्यू हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना है, तो जो एंटायर कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए पहले से एक ऑन ग्राउंड टीम मौजूद होती है, उन्हें केस हिस्ट्री पता होती है, उन्हें ये पता होता है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन से डॉक्टर से मिलना है। तो बेसिकली जो एक बेटा या बेटी अपने पेरेंट के लिए करता है ऐसी सिचुएशन में, यू नो ये वो चीज़ इनेबल कराते हैं, इवन दो यू माइट नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी से आ भी पाओगे। कई बार आजकल वीज़ा से लेके और वॉर से लेके पता नहीं क्या-क्या इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं ट्रैवल करने में। तो आई वुड से कि दिस इज़ रियली अ ग्रेट वे फॉर यू टू गेट दैट एश्योरेंस कि यार कुछ होगा तो सही लोग हैं, संभाल लेंगे। ओके, अब आई अंडरस्टैंड योर एक्सप्लेनेशन कि एक तो होता है इंश्योरेंस जो बिल टेक केयर करेगा, एक होता है कि वहाँ तक ले जाना, लेकिन एक किसी का अगर वहाँ पे बेटा या बेटी अवेलेबल है, तो जो वो एंड टू एंड जिम्मेदारी, ओनरशिप जो होती है, बिल्कुल। वो कोई भी सर्विस नहीं दे सकती, पहली चीज।
हाँ जी, तो कहीं न कहीं एक बहुत इमोशनल पार्ट है कि आप उसको टच करने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी एब्सेंस है, तो वहाँ पर कोई एक बंदा होगा जिसका फ़ोन नंबर एनआरआई के पास होगा, वो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे कि अब क्या चल रहा है, अब आप कहाँ लेके गए, अब बिल्कुल, वो कैसे हैं, हम बिल्कुल, लोग 2-3 दिन में पहुँच जाएँगे, तब बिल्कुल, तक वो क्लियर करेंगे और उनके आने के बाद भी दे विल हेल्प आउट। तो इस तरीक़ा का एक मॉडल है। मैं आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, जैसे मान बिल्कुल। लेते हैं हम लोग हाँ जी, कि किसी बंदे ने आपका वो कॉन्सेप्ट प्लान ले लिया, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, अब रात के 2 बजे कोई इश्यू होता है, हाँ जी। तो क्या वो पेरेंट्स को पहले एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या फिर उस बंदे को कॉल करना चाहिए? अ, वो कोऑर्डिनेट करेगा सब कुछ? कैसे ये काम करता है? हाँ जी, तो बेसिकली जिस भी सिटी में जैसे कोई प्लान लेता है, तो उस सिटी में बेसिकली एक केयर मैनेजर का कॉन्सेप्ट होता है, कि वो केयर मैनेजर उस सिटी में अवेलेबल होता है। उसका पूरा काम होता है कि फैमिली का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, एल्डर की पूरी सिचुएशन अवेयर रहना कि क्या है। तो अगर कोई ऐसा प्लान लेगा तो बेसिकली इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है कि एवरी फ्यू डेज़ और एवरी फ्यू वीक्स दे विल कम एंड जस्ट चेक कि यार हाउ इज़ द एल्डर डूइंग, मतलब मोबिलिटी कैसा है, स्पीच कैसा है, कॉग्निटिव कैसा है कि बात बात करने में या सोचने में, मतलब उन्हें पहले तो वो जज ही करने की कोशिश करते हैं कि कोई एक मेजर इश्यू तो नहीं है। अगर वहीं पे उनको वहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगता है तो फैमिली को बताते हैं कि हमें लग रहा है कि ये ऑलरेडी हमको एक बड़ा प्रॉब्लम बनते हुए दिख रहा है, तो इसके लिए बेटर है कि हम लोग एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन थ्रू अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल हम लोग मैनेज कर लें, तो वो आपका प्रोएक्टिवली मैनेज हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है कि कुछ चीज़ होती है कि समय के साथ में सिचुएशन डिक्लाइन होना शुरू होती है। तो क्योंकि वो पर्सन उस सिटी में मौजूद है, आपकी फैमिली से वो हर 2 वीक में या हर 1 वीक में वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उसको सिचुएशन दिख रही है, राइट? अगर कुछ डिक्लाइन होता हुआ उसको दिख रहा है हेल्थ वाइज़, तो उसको एक अवेयरनेस है उस चीज़ का। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि कुछ पर्टिकुलर इमरजेंसी आ गई है, तो वो एक सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल अवे है, आपको इसको फ़ोन करना है। बैकएंड में वो जो कंपनी है बेसिकली वो पूरा उनका एक मैनेजमेंट है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ये हॉस्पिटल में जाना है, ये डॉक्टर है। तो फैमिली को कोऑर्डिनेशन के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली अगर उनके साथ में कोई है या नहीं भी है, दे शुड फोकस मोर ऑन देयर हेल्थ एंड वेल-बीइंग, एंड जो कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिकल चैलेंज है, वो हमारी जो कंसीयज प्लान की जो टीम्स रहती हैं, वो मैनेज करती हैं बेसिकली। तो उसमें उनका कोई ओवरहेड नहीं रहता। ओके। आप मुझे ये बताइए आपका मॉडल डू यू हैव शिफ्ट मॉडल? क्योंकि मेजरली यूएस में जो लोग होते हैं उनका डे और नाइट का इशू आता है। हाँ तो जी, हाँ जी। एक बंदा तो 24 आवर कवर नहीं कर सकता जो केयर मैनेजर है आपका। हाँ जी, तो हाँ जी। कैसे आप लोग शिफ्ट में एक देयर विल बी अ सेम नंबर हु शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट शिफ्ट पर्सन? कैसे उसको आप एड्रेस करते हो? ये शिफ्ट में होता है या एक सेम बंदा होता है वो? नहीं, एक्चुअली क्या है इसमें, आप जैसे आपने बताया कि अ, एक बंदा सब कुछ हमेशा मैनेज नहीं कर सकता। यू ऑलवेज़ नीड के एडिशनल लेयर्स हों, अकाउंटेबिलिटी लेयर्स हों, है ना? कि अगर एक बंदे से कुछ मिस हो रहा है तो दूसरे बंदे के पास, दूसरे बंदे से कुछ मिस हो रहा है तो ये पूरे जो सिस्टम्स हैं और ये जो सर्विस मॉडल है इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कि एक तो आपका सिटी लेवल केयर मैनेजर होता है, एक आपका एक जिसे कहते हैं डिजिटल केयर मैनेजर होता है, राइट? तो बेसिकली बिटवीन द 2 मॉडल्स इन्फॉर्मेशन कंटीन्यूअसली फ्लो होता रहता है। तो अगर कहीं भी कोई एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशन डिटेक्ट करने के लिए भी एक्चुअली देयर आर वेज व्हिच आर नाउ अवेलेबल। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब अगर मान लीजिए किसी फैमिलीज़ में तो ये भी होता है कि मान लीजिए एल्डर अकेले हैं, जैसे कि एक पेरेंट नहीं रहे हैं, मे बी सिर्फ फादर रह रहे हैं या सिर्फ मदर रह रही हैं अकेली। तो अगर वो खुद ही मान लो फॉल हो गया या कुछ कोलैप्स कर गई कोई हेल्थ इश्यू की वजह से, तो फिर कौन ही कॉन्टैक्ट करेगा? तो उसमें तो फिर हम लोग एक सर्टेन डिवाइसेस भी होते हैं जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन डिटेक्ट कर सकते हैं, या उसमें पैनिक बटन से इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है कि आप उसको बस प्रेस करो एंड एवरीथिंग विल बी काइंड ऑफ मैनेज्ड। तो जैसे कि जो लोग टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करते हैं उन्होंने उन्हें पता होगा, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है हाँ, कि पहले इस बंदे के पास में अलर्ट जाएगा, वो बंदा रिस्पॉन्ड करेगा। इन केस अगर उस बंदे वो और कहीं बिजी है या फॉर वॉट एवर रीजन वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया, तो सेकंड लेवल बंदे के पास में कॉल जाएगा या अलर्ट जाएगा, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, ये इसी बेसिस पे डिज़ाइन किए गए हैं कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम आई है तो किसी ना किसी को तो अटेंड करना है। तो एक बेसिकली इसमें एक एस्केलेशन मैट्रिक्स टाइप का डिज़ाइन रहता है,
एंड बिटवीन 90-95%, 98% आई वुड से केस में तो यही होगा कि जो फर्स्ट लेवल आपका ऑन ग्राउंड केयर मैनेजर है वही रिस्पॉन्ड कर देगा। अब क्या है कि एनी ह्यूमन सर्विस, अगर कोई भी बोलता है कि 100% गारंटी है ये है, तो मैं बोलूँगा कि शायद आपको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। कोई भी ह्यूमन सर्विस होगी उसमें 1-2% चांस ये रहेगा ही कि जिस पर्सन पे आप डिपेंड कर रहे हैं उसके खुद के साथ भी कुछ इमरजेंसी आ गई है, वो खुद ही किसी हेल्थ इश्यू में बिज़ी हो गया है, अपने फैमिली मेंबर इश्यू में बिज़ी हो गया है। तो इसीलिए ये जो रिडंडेंसी है, एक लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो मिस नहीं होना चाहिए। ओके, अभी आपने एक डिवाइस की बात की, वो बहुत सही लगा मेरे को। मान लीजिए अब पेरेंट 80 साल के हैं, हाँ अब जी, तबीयत खराब है, फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे, अनलॉक कर बिल्कुल, पा रहे हैं, नंबर ढूंढ बिल्कुल, पा रहे हैं, दिख बिल्कुल, नहीं रहा है बिल्कुल। प्रॉपर। तो वो डिवाइस के बारे में बताइए कि क्या जो आपका वो प्लान जो लेता है बंदा इमरजेंसी वाला, तो सबको आप वो डिवाइस देते हैं या एडिशनल होती है वो डिवाइस, क्या होता है हाँ, वो? वो डिवाइस बेसिकली हम लोग फोर्स नहीं करते कि आपको लेना है, बट हम लोग एडवाइस करते हैं जब स्पेशली अगर पेरेंट अकेले रहते हैं, राइट? हम्म। और अगर सिंगल पेरेंट है और वो अकेले रहें तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको इस तरीके के कोई डिवाइसेस लेने चाहिए, और उसमें भी कोई एक सिंगल डिवाइस नहीं है, मल्टीपल टाइप के डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जो कि बाथरूम में इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ डिवाइसेस है जो आप हैंड में रिस्ट की वॉच की तरह पहन सकते हैं, कुछ डिवाइसेस हम्म। हैं जो आप नेकलेस की तरह पहन सकते हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो डिटेक्ट करके आपको बताएगा। So there are different form factors, and for different situations, we make recommendations accordingly, because अलग-अलग डिवाइसेस के अलग-अलग यूनिक पॉइंट्स हैं और अलग-अलग प्राइस पॉइंट्स हैं। तो हम लोग हर फैमिली को कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन नहीं ऑफर करते। जब तक सिचुएशन नहीं समझ में आती, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते आपके लिए ये ठीक रहेगा। पहले हमारा काम है सिचुएशन को समझना, उसके बाद में हमारा काम है उस डिवाइस को या उस सर्विस को रिकमेंड करना। ओके, इसीलिए आपने मुझे बताया कि पहले आप बोलते हैं कि आप रजिस्टर करें आपके प्लेटफॉर्म पे, मे बी बहुत स्मॉल, या क्या फीस रहती है रजिस्टर करने की, ताकि ये सब कंसल्टेशन हो? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमारा जैसे हमने लास्ट ईयर से ये मॉडल शुरू किया है, तो अभी वी वुड स्टिल से कि हमने ये प्रूव तो कर दिया है कि हमारा सर्विस लेने के बाद में फैमिलीज़ अश्योर्ड फील करती हैं। बट आई स्टिल फील कि अभी हमें वो जो एक जिसे कहते हैं एग्ज़ीक्यूशन प्रूफ, वो धीरे-धीरे हम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी होती है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रही है, तो ऑटोमैटिकली एक उनका एक सोशल प्रोफाइल या सोशल प्रूफ बिल्ड हो जाता है। हम उस प्रोसेस में अभी हैं कि वो हम अपने जो सोशल प्रोफाइल है उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो वी आर आल्सो काइंड ऑफ डेवलपिंग एन ऐप एंड फ्यू अदर थिंग्स। तो हमने सोचा कि तब तक जब तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते कि लोगों को लगे कि यार इनको पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमने तब तक के लिए कस्टमर फेसिंग अपनी जो सर्विसेज हैं उनको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है ना? वेरी और उसमें ये रहता है कि नॉट जस्ट लाइक टिल द टाइम सर्विस बुकिंग, बट सर्विस बुक करने के 1 महीने के बाद तक भी हमारा एंगेजमेंट बहुत कंटिन्यूअस रहता है। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि 95% केसेस में अगर 1 महीने तक फैमिली फील कि अगर कुछ भी इश्यू आता है तो वी वांट टू बी दैट सपोर्ट सिस्टम फॉर देम, राइट? और 1 महीने के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी हम लोग वो सपोर्ट दे सकते हैं। जनरली सपोर्ट इश्यूज या क्वेरीज कम हो जाते हैं, बट सपोर्ट इज अवेलेबल। तो हमारा जो प्राइसिंग मॉडल होगा फ्यूचर में, वो दैट विल बी फॉर दैट सब्सिक्वेंट सर्विस या सब्सिक्वेंट सपोर्ट, कि अगर आपको 1 महीने के बाद कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ सर्विसेज चाहिए, नेक्स्ट लाइक सपोर्ट फर्दर आपको चाहिए, तब हम लोग एक बेसिक कस्टमर फी फ्यूचर में चार्ज करेंगे। बट क्योंकि अभी हम लोग वो कस्टमर से डायरेक्टली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक पाथ पे चल रहे हैं, तब तक हमने सोचा कि लेट्स नॉट बर्डन कस्टमर्स विद एनी फीस। जो सर्विस की फीस होती है, जो उनको सर्विस लेते हैं उसकी फीस होती है, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म और हमारा जो रिकमेंडेशन है उसकी और जो सपोर्ट है उसका फीस नहीं होता। बेसिकली जैसे वेरी आपके पास में केयर गिवर जाएगा या नर्स जाएगा या फिजियोथेरेपिस्ट जाएगा या डोमेस्टिक हेल्पर जाएगा, उसका फीस तो आपको देना है। बट एज अ बिल्कुल। प्लेटफॉर्म जो हम फैसिलिटेट करा रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड टू एंड असिस्टेंस कर रहे हैं, उसके लिए अभी हम फीस कुछ टाइम और चार्ज नहीं कर रहे हैं। मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वी स्टार्ट चार्जिंग दैट फीस। ओके, फाइन। कितने सिटीज आप कवर करते हैं? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज़ ये हमने नोटिस किया कि इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो क्वालिटी पे उनका एक खास फोकस है, तो उनके लिए ये चैलेंज आता है कि मल्टीपल सिटीज़ हम लोग कैसे कवर करें।
और एनआरआईज के लिए ये प्रॉब्लम आता है कि जब वो किसी ऑनलाइन साइट पे या चैट जीपीटी या कहीं सर्च करते हैं, उनको दिखते 10 ऑप्शन है, बट वो ये कैसे डिसाइड करें कि ये सर्विस प्रोवाइडर की जेन्युइन इस सिटी में प्रेजेंस है या स्ट्रेंथ है कि नहीं, है ना? तो हमने बेसिकली सिटी वाइज सिटी हमने काफ़ी डीप रिसर्च किया, जिसे हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च, हमारा एक प्रोसेस होता है। और वो हमने सिर्फ ऑनलाइन नहीं किया, हमने ऑन ग्राउंड रिसर्च किया है। तो अगर मैं उसको एक जिसे कहूँ एक नंबर अगर मैं आपको सामने रखूँ, तो फ्रॉम May last year to this time around, we have spent more than 15 to 20 lakh of our money in doing this ground research. क्योंकि आपको हर सिटी या सिटी में जाना है, आपको लोगों से बात करनी है, रिसर्च प्रोसेस करना है, कस्टमर से बात करनी है। क्योंकि जब हमारा बेसिक फिलॉसफी ये है कि जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तब तक हम फैमिलीज को कैसे रिकमेंड कर दें। और हमें हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें रियलाइज हुआ कि ये ऑनलाइन जस्ट रिसर्च करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, आपको जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। उनके जो कस्टमर्स है वो क्या उनके बारे में बोल रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये हमने लास्ट ईयर हमारा जो पूरा जो एक रिसर्च और पार्टनरशिप बिल्डिंग प्रोसेस था, मेजर हमारा फोकस वही था। तो इस तरीके से सिटी बाय सिटी जा जाके हमने प्रेजेंस बिल्ड किया है। नाउ वी हैव द कैपेबिलिटी टू सर्विस और प्रोवाइड सर्विसेज इन मोर देन 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया, जिसमें डेफिनेटली जितने टियर 1 सिटीज हैं वो तो सारे कवर हैं ही, बट हमारी जो सर्विसेज हैं काफ़ी टियर 2 सिटीज में भी कवर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसी सिटीज हैं जिसमें कि सर्विस अवेलेबल हैं लेकिन हम लोग सर्विस नहीं दे पाते। उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हमको मिले वो हमारे क्वालिटी बेंचमार्क से मीट ही नहीं कर रहे, तो अगर एक हम लोग एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस कमीशन मॉडल एक बनाते, कर लेते हम लोग पार्टनरशिप, अपना कमीशन ले लेते, फिर कस्टमर के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, हमको चिंता नहीं है। बट हमारा मॉडल ही वो नहीं है। हमारा मॉडल ये है कि इवन आफ्टर द बुकिंग हमारा एंगेजमेंट कंटिन्यूड रहना है। तो अगर उन्हें बाद में भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो हमने अपनी एडवाइजरी और सपोर्ट को बहुत टाइटली लिंक किया हुआ है कि अगर कस्टमर इज नॉट हैप्पी देन आवर प्लेटफॉर्म कैन नॉट बी ए सक्सेस। इससे इससे हमको एक जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होता है कि अगर हम रिकमेंड कर रहे हैं, आर वी फर्स्ट आवरसेल्व्स कॉन्फिडेंट ऑफ आवर ओन रिसर्च एंड आवर ओन रिकमेंडेशन। अगर वहीं पे हमें कॉन्फिडेंस का कोई प्रॉब्लम लगता है तो हमें लगता है अगर अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बाद में सपोर्ट कैसे करेंगे फैमिली को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसीलिए एवरीथिंग दैट वी डू इज हाईली रिसर्च बैक। तो आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि जो 40 सिटीज़ होंगे मेजरली, जैसे सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए 4, फिर हाँ जी, हैदराबाद, बेंगलोर, ये पुणे, नोएडा, ये गुड़गांव, ये तो बिल्कुल होंगे ही होंगे क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर तो सारे बड़े सिटीज़ हैं। फिर आपने सेकंड टियर सिटी लाइक लखनऊ, नासिक, चंडीगढ़, बिल्कुल और उसके बाद इंदौर, इस तरह के आगरा, इस तरह की बिल्कुल सिटीज़ पकड़ेंगे, हरिद्वार, बिल्कुल जिनमें आपको आपके लेवल के लोग मिले होंगे कि इनसे टाई अप किया जा सकता है। और यहाँ एब्सोल्युटली इस लेवल की सर्विस अवेलेबल भी है, क्योंकि आप तो अपने लोग वहाँ डिप्लॉय नहीं करोगे, कोई ना कोई लोकल होगा बंदा जो लोकल सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो लोकल हॉस्पिटल को जानता होगा, लोकल मेडिकल की दुकानें पता होंगी, वही बंदा कर सकता है, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इनिशियली यू हैव टू गो विद दिस मॉडल, मे बी आपका स्टार्टअप जब बड़ा हो जाए तो आप ये चीज़ें खुद ही प्रोवाइड करने लगें, यू कैन स्टाफ योर सेल्फ, बट नॉट इनिशियली। तो बिल्कुल। 40 सिटीज़ में आप जरा मुझे बताएंगे कि मेजरली सिटीज़ आर फ्रॉम विच स्टेट, लाइक इज इट नॉर्थ इंडिया साइड और साउथ इंडिया साइड, किधर आपका ज़्यादा है? हाँ, तो जैसे कि मैं बैंगलोर बेस्ड हूँ और मेरा जो पार्टनर है वो गुड़गांव बेस्ड है। तो हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जैसे साउथ में जब सप्लाई बिल्ड करना होता है या पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है तो आई गो एंड डू द मार्केट रिसर्च। नॉर्थ में अगर बिल्ड करनी होती है तो मेरा जो पार्टनर है देन ही गोज एंड डज द मार्केट रिसर्च एंड डज द पार्टनरशिप। वेस्ट में जैसे कि आई हैव बीन टू मुंबई एंड अहमदाबाद एंड फ्यू अदर सिटीज इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स टू find the right partnerships and do the find the right partnership and do the partnerships basically। एंड Okay. अभी हमारा जो फोकस है वो ईस्ट इंडिया में कुछ सिटीज पे है, जिसमें से कि आपका गुवाहाटी आ जाता है, भुवनेश्वर आ जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेग बेसिकली अभी फोकस है। तो इस तरीके से हमने सिटी बाय सिटी हमने एक अपना प्लान रखा था। तो इसको भी हमने शुरू में कैसे डिवाइड किया था कि वी सेट के पहले लेट्स ट्राई टू कवर एवरी सिटी विच हैज लेट्स से 40 लाख एंड अबव पॉपुलेशन, है ना? हम्म। फिर हमने सोचा कि नाउ वी हैव द राइट कैपेसिटी फॉर सर्विस पार्टनर्स फॉर 40 लाख प्लस पॉपुलेशन सिटीज। अभी जाते हैं 30 लाख प्लस। अभी हमारा जो फोकस है कि 20 लाख एंड अबाव जहां पॉपुलेशन है उनको पूरा कवर करना है। वेरी गुड, तो गुड। हम लोग को कवरेज भी बिल्ड करना है और क्वालिटी भी मेंटेन करना है बेसिकली।
तो इसलिए हमने टियर्ड अप्रोच लिया हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ अब जी। कोई ये भी बोल सकता है या सोच सकता है कि ये काम तो मोस्टली आज तक अगर देखा जाए तो हमारे जो सोशल हमारा जो मॉडल है उसमें रिलेटिव ही टेक केयर करते हैं, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे वहाँ पे कोई मामा है, चाचा चाची या ब्रदर है, बिल्कुल, सिस्टर है या फिर इन लॉज, कोई भी, हम उन्हीं को बोलते हुए आए हैं बिल्कुल, कि आप बिल्कुल, वो ही टेक केयर करते हैं। बिल्कुल। तो अब मैंने एक चेंज देखा है अपने क्योंकि मैं इंडिया में ग्राउंड पे रह रहा हूँ कि सारे लोग बिजी हैं और वो बिल्कुल, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते या फिर नहीं करना चाहते, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पहले बच्चों को भी हम लोग अपने पड़ोस क्या छोड़ जाते थे, लेकिन अब डे केयर इतने खुल रहे हैं क्योंकि वो डेली कोई नहीं कर सकता, एक आध बार की हेल्प अलग है। बिल्कुल, सिमिलरली डॉग के लिए भी पेट केयर सेंटर खुल रहे हैं कि पहले डॉग को भी किसी घर छोड़ गए, शादी में जाना है, तो अब बिल्कुल। ये एल्डर केयर पे भी बात आ गई है। तो मुझे यही लगता है कि इस वजह से आपने सोचा या फिर कोई और रीजन है जो आपको लगता है कि रिलेटिव वर्सेस योर सर्विसेज और मॉडल, कैन यू डिफाइन दैट पार्ट? हाँ, तो एक्चुअली आपका क्वेश्चन बहुत परफेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी खुद की फैमिली में ही काफ़ी लोग हैं जो बाहर हैं। तो ऐसे सिचुएशंस भी आए कि हम एज़ अ रिलेटिव किसी को ज़रूरत पड़ी तो हम पहुँचे और जो भी हेल्प हो सकती थी हमने करी है। बट अब अगर आप इस चीज़ में देखें कि हर एक की अपनी लाइफ में कुछ सर्टेन लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना? तो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जितनी हेल्प हो सकती है कर सकते हैं। बट हो सकता है कि जिस रेगुलैरिटी से आपको उस हेल्प की ज़रूरत हो सकता है उतना टाइम उनके पास में ना हो। एक चैलेंज यहाँ पे आ जाता है। दूसरा ये होता है कि अ, मतलब आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं बट आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि आपको अ, ये श्योर नहीं है कि अगर ये कंडीशन आई तो मुझे किस हॉस्पिटल में जाना है या किस डॉक्टर में जाना है या क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो एक जनरल हेल्प एक अलग चीज़ होती है और मेडिकल हेल्प और मेडिकल सिचुएशन हैंडलिंग एक अलग चीज़ हो जाती है ना? तो मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आपके पास में इस तरीके के लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो आपके लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में, मेडिकल सिचुएशंस में आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, देन आई वुड एक्चुअली काउंट दोज़ फैमिलीज़ एज़ द लकी फैमिलीज़ टुडे। बिकॉज़ काफ़ी सारी फैमिलीज़ के पास में आज की डेट में अनफॉर्च्यूनेटली ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है या फिर पार्शियली अवेलेबल होता है ना? राइट। तो जहाँ भी ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं कि सोसाइटी में लोग अलग-अलग सिटीज़ या अलग-अलग कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं एक बहुत जनरल एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड बैंगलोर में मुझसे थोड़ा दूर ही रहता है, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं हर हफ्ते उससे मिलने जा पा रहा हूँ, राइट? मैं भी अपने काम में बिज़ी हूँ, मैं भी अपना जॉब बिज़नेस रन कर रहा हूँ। तो इतना रेगुलैरिटी से मिलना-जुलना या किसी की हेल्प कर पाना फॉर सिंपली प्रैक्टिकल रीज़न्स आजकल पॉसिबल नहीं है, यू नो? यस। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे डेफ़िनिटली गैप्स क्रिएट हो गए हैं और जहाँ पर भी फैमिलीज़ को इस तरह की प्रोफ़ेशनल एक्सपर्ट सर्विसेज़ से हेल्प मिल सकती है, तो डेफ़िनिटली वी आर रेडी टू हेल्प देम एंड उसी के लिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। ओके। How you ensure quality means you yourself cannot track each and every case, यस, right? How you ensure the quality, that is the, I think, main challenge from NRI, because हमारे इंडिया में ना जो छोटे सिटीज़ होते हैं उसमें देखिए ना उतने अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, ना ही उतना अच्छा वे ऑफ टॉकिंग होता है, ना ही वो इमोशनल टच होता है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी, क्योंकि जब आप बाहर अब्रॉड रहते हो, डेवलप कंट्री में रहते हो, तो आपको एक हैबिट होती है हर चीज़ में क्वालिटी देखने की। जो बिल्कुल। फूड होता है, जो फल भी होते हैं, जो पैक फूड भी होता है, वो डिफरेंट क्वालिटी होती है, और जो इंडिया में होता है वो डिफरेंट होती हाँ जी। है। एंड इन ऑल द मैनर, क्वालिटी के लिए आप क्या करते हैं? हाँ जी, तो एक्चुअली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हाई लेवल पे इस पॉइंट को देखें तो आपका ये पॉइंट ठीक है कि क्वालिटी इश्यूज़ तो इंडिया में डेफ़िनिटली हैं, है ना? हम्म, बट अगर मैं इसको एक छोटे दूसरे एग्ज़ाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि अगर आज की डेट में हम देखें कि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं, वो बेसिकली इंडियंस ही हैं। तो वो एक ऐसे सिस्टम से या सॉरी, या नो प्लीज वरी। गो अहेड। सो एक ऐसे सिस्टम से निकल के आए हैं जैसे कि अगर हम आईआईटीज़ या आईआईएम्स, एम्स की बात करें, राइट? तो हाउ डू दे इंश्योर कि यार इनके इनके यहाँ से जो लोग निकल के आ रहे हैं, लाइक हाउ आर दे एबल टू
get the best opportunities not just in India but across the world. तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ही है अपने आप में वो इतना हाई स्टैंडर्ड है कि एक जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी की वजह से एक बहुत मेजर जो क्वालिटी इश्यूज है वो आपके खत्म हो जाते हैं, राइट? तो आपका आप एक आईआईटी में, आप एक आईआईएम में पहुंच गए हो, आप एम्स में पहुंच गए हो, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने क्रॉस करके अपनी एक जगह आपने बनाई है। तो इंडिया में भी अगर हम लोग, जैसे अगर मैं होम हेल्थ केयर मार्केट की बात करूं, क्योंकि हमारा एक फोकस एक केयर एट होम एज अ कैटेगरी पे काफी बड़ा है, तो अगर होम हेल्थ केयर की बात करूं तो 1000 2000 प्लेयर्स में भी होंगे अक्रॉस इंडिया, है ना? अब आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको 25 30 अपने शहर में मिल जाएंगे। बट आप कैसे फिगर आउट करो, कैसे इंश्योर करो कि यार मतलब कौन मेरे लिए सही है, क्वालिटी कैसे मैनेज होगी? तो इसीलिए जो वन बिग एस्पेक्ट ऑफ आवर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो हमारी सिलेक्शन से अटैच्ड है। तो जैसे कि काफ़ी सारे जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सिर्फ इतना पूछेंगे, अच्छा आप होम हेल्थ केयर में हैं, आप हमारे साथ लिस्ट कर लीजिए एंड पीपल कैन फाइंड यू। बट हमारा वो मॉडल नहीं है, हमारा एग्रीगेटर मॉडल नहीं है, हमारा क्यूरेटर मॉडल है। तो जैसे हमने बताया कि हमारा एक बहुत डीप मार्केट रिसर्च प्रोसेस है और वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ऑन ग्राउंड लेवल पर मार्केट रिसर्च हो रही है। तो जब तक कि वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता बाय लुकिंग एट मल्टीपल फैक्टर्स लाइक कि कौन लीडरशिप है, कौन ये चला रहा है, कितने समय से चला रहा है, कितने कस्टमर सर्व किए हैं, किस तरह के कस्टमर सर्व किए हैं, राइट? तो वो जो टाइम एक होता है, ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है, उस वो एक बड़ा क्वालिटी का सिग्नल होता है कि यार ये बंदा है 15 साल से इसी शहर में है, कमिटेड है, इस बिजनेस में है, इस हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है फैमिली को। तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वहां से आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि जब हम शुरू में अपनी कोई भी रिक्वेस्ट किसी पार्टनर को देते हैं तो हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या आपको कोई कंसर्न्स तो नहीं आ रहे। तो अगर हमको कहीं भी कुछ भी गैप्स लगते हैं तो हम इमीडिएटली वो अपने सर्विस पार्टनर से बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो गैप्स होते हैं ना वो क्वालिटी से संबंधित नहीं होते, वो कम्युनिकेशन से संबंधित होते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहा है ना? तो वहाँ पे कई बार गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने वो सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है ओवर द लास्ट ईयर, जिस वजह से पीपल से कि नहीं यार क्वालिटी इशू आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, राइट? एंड आई वुड से देयर आर एटलीस्ट 8 to 10 factors across the service journey that we have identified which contribute to 95% of the quality issues. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम इंश्योर करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर उस क्वालिटी फैक्टर को एक एड्रेस करें जिसकी वजह से फाइनल जो आउटकम है फैमिली का, इट इज गोइंग टू बी लार्जली पॉजिटिव। अगेन मैं इसमें ये कहूंगा कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, अगर वो कह रहा है कि नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एवरीथिंग विल बी फाइन, अगर कोई इस तरीके की बातें कर रहा है तो आई वुड से नहीं यार, फैमिली का मैटर है, आपको पूरी तरीके से निश्चिंत तो नहीं होना है। थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस पूछते रहना है और हमारा काम है उस क्वेश्चंस का आंसर करना। और अगर हम ही आंसर करने में पीछे रह जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सर्विसेज में कमी है, तो हमारे लिए वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और ऐसा होता है कभी कभी कुछ फैमिलीज ऐसा पॉइंट उठाती हैं जो हमको लगता है कि नहीं हमने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, बट अक्रॉस इंडिया कोई भी कहीं भी ऐसा पॉइंट उठाता है वो हम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को बताते हैं कि इस फैमिली को इस शहर में इस प्रॉब्लम की वजह से एक इशू हुआ था, प्लीज मेक श्योर कि आपके सर्विस में ये इशू ना आए, है ना? तो कहीं भी कोई भी इशू आता है वो पूरे नेटवर्क में हम उसको प्रोपेगेट करते हैं कि आपको ये इंश्योर करना है कि ये इशू फ्यूचर में नहीं आना चाहिए। ओके। तो अभी तक अभी आपने ये कब से स्टार्ट किया था काम, मींस कितने महीने हो गए या साल, और कितने लोगों को आपने अभी तक सर्विसेज दी हैं? हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट ईयर मैं फुल टाइम जॉब में था, तो मैंने फरवरी में क्विट किया। मार्च में हमने अपना रिसर्च प्रोसेस जो था, ऑन ग्राउंड रिसर्च प्रोसेसेस स्टार्ट कर दिए थे और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे ईस्ट इंडिया में अभी हमारे रिसर्च प्रोसेस चल रहे हैं। तो ओवरऑल दिसंबर तक आके आई थिंक हमने काफ़ी 25-30 सिटीज़ कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने थोड़ा कस्टमर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चालू कर दिया और सर्विसेज स्टार्ट कर दिया। सो फ्रॉम दिसंबर टिल अभी जुलाई आ गया है, अबाउट 8 मंथ्स के आसपास हम सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं। अराउंड 100 फैमिलीज आई थिंक हमने अभी तक सर्व कर दिए हैं एंड वी हैव कवर्ड आई थिंक मोर देन 22 सिटीज जहाँ से ये यहाँ पे सर्विस अवेल कराई गई है। और इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज जहाँ से रिक्वेस्ट आई हैं, अबाउट 10 to 12 कंट्रीज से रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग your of course usual countries like US, Canada, UK, Singapore, Australia,
but some other countries also, like Netherlands, Luxembourg, Germany, you know. So across the world, जहाँ भी किसी को भी family related कोई भी प्रॉब्लम आता है और वो सुनता है कि ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल है, तो थ्रू प्योरली वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंसेस, थ्रू कॉन्वर्सेशंस लाइक दैट, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, they reach out to us, and we are happy to help them. No, I really like your model, and maybe I'm talking to future billionaire. You never know. अरे नहीं. Yes, क्यों नहीं? Yes, it should be. You have covered 100 families and 10, 12 countries in last few months only. Then yes, you are on the right path. That's what I can say. हाँ. Now my next question is, if somebody want to reach you, हाँ जी, do हाँ. you have the different model, like one is like your maybe website, then phone number, then Instagram, Facebook, कैसे आपका मॉडल क्या है? हाँ, तो अभी हमने बेसिकली एक वेबसाइट रिसेंटली हमने बिल्ड करके डिप्लॉय किया हुआ है, तो वो वेबसाइट पे काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म का इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग किस तरीके से सर्विस पार्टनर्स को वेरीफाई करते हैं, ट्रस्ट और एथिक्स हम लोग कैसे मैनेज करते हैं प्लेटफॉर्म पे, मिसगाइडेंस जो मार्केट में है उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं, तो ये सारे हमारे एफएक्यूज में कवर्ड हैं. और अगर कोई भी हमको कॉन्टैक्ट करना चाहे तो द बेस्ट वे के या तो हमारे व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर सकता है. वेबसाइट में एक सपोर्ट व्हाट्सएप का एक आइकन आता है, जिस पर क्लिक कीजिए और हमारा सपोर्ट टीम विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ यू. या हमारे पास एक डायरेक्ट फ़ोन कॉल है, वो सेम नंबर है व्हाट्सएप का और फ़ोन कॉल का, तो उस पर हमको फ़ोन कर सकता है. अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, इनिशियली मैं अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहता, जो होता है कई बार लोगों में, मैं भी कई बार अपना नंबर शेयर नहीं करता, तो हमको ईमेल कर सकते हैं. तो हमने contact@servicegt करके ईमेल बनाया हुआ है, उस पर भी अपनी वो क्वेरी रेज कर सकते हैं. Okay, so basically, within your website, everything is there यस. and different mode of communication, but better to go first on the website. तो मैं वेबसाइट अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक ठीक है? है, ठीक So है, somebody, if anyone want to avail the service, please go to that website. And if any other mode of communication, let me know. तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. Uh, अब मे बी वी आर एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट नाउ. तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इज इट अ यूनिक आइडिया, or already there are people who is providing the same services? If yes, then how you are different from others? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक यही क्वेश्चन हमने खुद से पूछा था जब हम लोग ये फिगर आउट कर रहे थे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना क्यों नहीं है अभी तक, है ना. तो हमने ये रियलाइज किया कि प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे एक एनआरआईज के साथ जो एक लाइफ सिचुएशन होती है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक रियल लिव्ड एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. जब तक कि आप उस डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट टाइम जोन में नहीं रह रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि चैलेंजेस क्या होते हैं इंडिया में चीज़ें कोऑर्डिनेट करने के, राइट. मतलब मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन स्टिल मैंने भी जो कई बार इंडिया सेंट्रिक कुछ डिसीजंस लिए, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हो, चाहे वो हेल्थ केयर रिलेटेड डिसीजंस हो, मदर के लिए इंश्योरेंस हो, या कुछ एक प्रॉपर्टी मैटर हो, तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ ना कुछ मेरे से मिस्टेक हो ही गई. एंड उसका मेन रीजन जो मुझे रूट को समझ में आया कि मेरे पास कोई एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी. तो इंडिया में एक डोमेन अंडरस्टैंडिंग होना कि भाई कौन ऐसा प्लेयर है जो मेरे लिए सही है, ये होना, इसके लिए एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होना एक इम्पॉर्टेंट है. एंड क्या होता है कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाएंगे, राइट, किसी भी के पास में जाएंगे, अगर भले ही उसकी एक्सपर्टीज वहां पे है या नहीं है, वो आपसे बोल देगा ठीक है हम कर देंगे, राइट. नाउ फॉर दैट सर्विस प्रोवाइडर यू आर जस्ट वन अनदर कस्टमर, बट यू नो योर सिचुएशन कि भाई मैं अलग कंट्री में रह रहा हूँ, मेरे लिए कम्युनिकेशन एक अलग चैलेंज है. तो वो जरूरी नहीं है कि वो सर्विस प्रोवाइडर आपकी उस यूनिक सिचुएशन को समझ पाए. तो यहाँ पे हमें काफी सारे बेसिकली गैप्स दिखाई दिए कि जो फैमिलीज है उन्हें एक्सपर्ट गाइडेंस, हैंड होल्ड असिस्टेंस, एंड टू एंड एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है. और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको बेसिकली इस एक्सपेक्टेशन का उतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके अराउंड वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं. उसका रीज़न ये भी है कि उनके 95% कस्टमर्स तो इंडिया में है, तो जो भी सिस्टम, जो भी ट्रेनिंग, जो भी सपोर्ट चैनल्स बना रहे हैं वो इंडियन कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं. एनआरआईज के लिए कोई स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट चैनल या सपोर्ट एक्सपीरियंस वो नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं. तो हमें लगा कि डेफिनेटली यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं जिसके लिए हमको बिल्ड करना चाहिए. तो ये हमारा एक यूनिक फैक्टर है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन है, सर्विस मॉडल है,
business model है, everything is been designed by taking the NRI situation in mind. एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नवनीत ने मुझे कांटेक्ट किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, फर्स्ट टाइम। एंड देन ही शेयर्ड दिस आइडिया विद मी कि हेमंत, आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैंने आपके वीडियोस देखे और मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कैसे एनआरआई कम्युनिटी को हेल्प करूँ, एंड देन फुल टाइम करना चाहता हूँ तो बिजनेस भी बने प्लस हेल्प भी हो, और ये मेरा प्लान है। मैंने उनको गुड लक विश किया, मैंने बोला आप करिए और जब हो जाए तो मुझे आप बताइएगा। फिर इन्होंने मेरे को बहुत महीने बाद, बीच में एक दो बार हाई हेलो हुई, लेकिन बहुत महीने बाद लास्ट वीक इन्होंने मेरे कांटेक्ट किया, इट इज़ डन नाउ, आई एम रेडी। तो then I decided, okay, let's do it. I'll be also start preparing, making the videos which I left for few months. But yeah, so good luck, Navneet, for your future endeavors, and I hope आप जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस के साथ साथ एक इमोशनल केयर भी रखें, लोगों की प्रॉब्लम भी समझे, और पैसा एक अपनी जगह ठीक है, वो बिल्कुल, तो आएगा ही आएगा, बट बिल्कुल, आपने वो शूज में आप रहे हैं तो आप समझें कि वहाँ पे जो बेटा है बेटी अब्रॉड है उसको कैसा फील होता है जब बिल्कुल, पेरेंट की केयर अच्छे से नहीं होती है या अच्छे से होती है, दोनों आपको पता है, राइट? बिल्कुल, तो विद दिस एंड नोट, एनीथिंग इफ यू वांट टू मेंशन, मेनी पीपल आर लिसनिंग यू। नहीं, आई मीन आपसे मैं यही कहूँगा हेमंत जी कि पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माय जर्नी, माय बैकग्राउंड एंड माय करंट इनिशिएटिव अराउंड एल्डर केयर। एंड मैंने आपके काफ़ी सारे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप अपनी तरफ से एक कम्युनिटी के लिए एक सर्विस तरीके से ही कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो फॉर कीप डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट।